नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहाँ पे आपको टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम लोगों ने पहली बात तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है, और लास्ट जो हुआ था लेक्चर उसके अंदर हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पढ़ लिया था। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ लिया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा मायने रखता है एज कंपेयर टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट यानी कि आखिरी लेक्चर हो जाएगा। अच्छा, एक बात नॉलेज के लिए बता दूं, अगर कोई बच्चा आप में से नीट की तैयारी कर रहा है, उसका नीट का एग्ज़ाम है, तो हम लोगों ने एक नया चैनल कल ही खोला है नीट का, लर्न एंड फन नीट। अभी फिज़िक्स की पढ़ाई वहाँ पे चल रही है, लर्न एंड फन नीट के नाम से। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। लेकिन हमारा नया चैनल ओपन हुआ है कल ही, जिसमें पहला लेक्चर आज ही गया है। वो वैसे लाइव जाना था, लेकिन 24 आवर्स में हम लाइव नहीं जा सकते, तो पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया। अब हम कल से वहाँ लाइव जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो नीट 2022 का जो है एग्ज़ाम, उसकी तैयारी चल रही है। उसके बाद वहाँ पे बाकी जो नीट के एग्ज़ाम्स होंगे, 2023 हो गया, 2024 हो गया, उसकी तैयारी चलेंगी। तो अगर आप नीट की तैयारी करने की सोच रहे हैं जीवन में, और आप चाहते हैं फिज़िक्स आपके लिए बहुत प्यारी हो जाए, आसान हो जाए, और जो आपका फिज़िक्स से डर है हट जाए, तो जाके आप चैनल को देख सकते हैं। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज लेक्चर लास्ट लेते हैं और चैप्टर आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। ओहो, ये अच्छा, ये यहाँ पे चेयर की रिफ्लेक्शन आ रही है। एक सेकेंड में इसे घुमा देता हूँ, ये अब ठीक है ना, अब नहीं आ रही है। ओके ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली चेयर पड़ी थी, उसकी रिफ्लेक्शन आ रही थी जो कि नहीं आनी चाहिए थी, तो हमने वहाँ से हटा दी है। चलिए, नया चैप्टर इसके बाद शुरू होगा। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। नया चैप्टर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अभी तक दोनों चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज रुका हुआ था, अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ जाएगा। लेकिन बिना देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़ा फ्लो बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूले कर लिए थे कुछ डिराइव। आज उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में हवा भर रखी है, और उसका जो प्लेट एरिया है वो आपको 6 इंटू में 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जिसको हम छोटा डी बोलते हैं, वो 3 मिलीमीटर आपको दे रखा है। अब मिलीमीटर को हम 10 की पावर -3 से कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ। आपने पहले तो आपने कैपेसिटेंस निकाल लिया, सबसे पहले तो कैपेसिटेंस से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो सीधा सीधा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12। ए हमारे पास आ गया 6 इंटू में 10 की पावर -3, और डी यानी उनके बीच का डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया 3 इंटू में 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर दिया, इतना फराड हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया सीधा सीधा। उसके बाद कह रहे हैं अगर हमने इस पूरे सेटअप को कनेक्ट कर दिया है 100 वोल्ट के साथ, अगर हम इस पूरे सेटअप को 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो आपको कितना चार्ज मिलेगा ये बताना है हर एक प्लेट पे। पहली बात तो याद रखेंगे, अगर हमारा Q = CV होता है, तो वो जो Q आता है वो ईच प्लेट पे चार्ज होता है। सबसे पहले आप ये बात याद रखिएगा, Q = CV में वो जो Q होता है वो ईच प्लेट, मान लो 10 कूलम मेरे पास Q आया, तो वो +10 कूलम प्लस वाली प्लेट पे और -10 कूलम माइनस प्लेट पे, +10 -10। एक कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 ही रहता है, वो आपको पता ही है। तो टोटल चार्ज Q अगर वो आ रहा है तो वो ईच प्लेट का आ रहा है। अब Q = हमारे पास क्या होता है, CV होता है। तो Q हमें निकालना है, C हमारे पास यानी कैपेसिटेंस हमारे पास आ चुका होगा, और V हमारे पास 100 है ना। तो यहाँ से तो कट भी जाएगा जो भी। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद इतना कूलम हमारे पास जो Q है वो आ जाएगा। डन है, ओके, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और, ये दोनों सवाल NCERT के हैं, तो आप ये मत समझना इतने आसान आसान सवाल लाए, मैंने लाया, NCERT के सवाल है, ठीक है। एक कैपेसिटेंस आ रखा है 12 पिको फराड का। 12 पिको मतलब 12 इंटू में 10 की पावर -12, पिको मतलब 10 की पावर -12। इसको कनेक्ट किया गया एक बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज है हमारे पास 50 वोल्ट, ठीक है, डन है।
हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी निकालना है, यू से कह लो, ई से कह लो। अब फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है हाफ सी वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास सी है और हमारे पास वी है, तो हाफ सी कितना हमारे पास 12 इंटू में 10 की पावर -12, v कितना हमारे पास 50, इसका स्क्वायर कर देंगे, बस जी हो गया। ये आ गया 6 इंटू में 10 की पावर -12 और ये आ गया 2500। इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना जूल एनर्जी आ जाएगी। वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई तिकड़मबाजी है ही नहीं। ओके, डन है, झकास, फिनिश। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक टॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसा कि बात हुई थी लास्ट क्लास में, हमारा आज का एक टॉपिक होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर हमारे पास एक टॉपिक आएगा डाइलेक्ट्रिक एंड उसकी पोलराइजेशन। फिर हम एक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाल देंगे। और एट द एंड थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कोरोना डिस्चार्ज और वेन डी ग्राफ जनरेटर। ऑल दो ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, और अगर आप में से किसी के सिलेबस में है भी, मतलब कोई और बोर्ड का बच्चा अगर ये देख रहा है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। बट फिर भी एक बार उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज ले ले, भले ही एग्जाम में ना आए, लेकिन थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, उसको ऐसे ऊपर से एक बार ही पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहली बात तो हम यहाँ बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। ये क्या है? आपको अगर याद हो तो हमने ना एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स में, कि अगर मेरे पास एक चार्ज है, एक स्फेयर है, उसके ऊपर कुछ सर्टन चार्ज है, और मेरे पास एक और स्फेयर है जिसके ऊपर एक सर्टन चार्ज है, और दोनों आइडेंटिकल हैं, अगर दोनों अगर सेम है, साइज में, शेप में, मटेरियल में सेम है, और अगर इन्हें आपस में कांटेक्ट में लाया जाए, तो उस केस में दोनों पे चार्ज बराबर आएगा। एक पे 5 कूलम है मान लो, और एक पे 0 है, और अगर मैं दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो 2.5 कूलम आएगा। एक पे 10 है और एक पे मान लो 0, तो 5 कूलम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक पे अगर मान लो 50 है और एक पे मान लो अगर 10 है, तो 30 कूलम यानी इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर चार्जेस आइडेंटिकल हैं तो। लेकिन अगर चार्जेस आइडेंटिकल नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो हमें आज ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सीखना है। अब मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्फेयर है जिसका एक सर्टेन रेडियस है, या कोई भी एक साइज वाइज है, जो भी समझ लो, ठीक है ना। और ये हमारे पास एक और स्फेयर है जो कि थोड़ा सा बड़ा है साइज में, मान लेते हैं। अब ये एक चार्ज स्टोर करके बैठा है अपने ऊपर, ये एक चार्ज अपने ऊपर स्टोर करके बैठा है, ऐसे ही ये भी चार्ज अपने ऊपर स्टोर करके बैठा हुआ है। अब अगर ये अभी तो फिलहाल इंसुलेटेड थे, लेकिन अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा। ये लेट से ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। अब कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में जाएगा ये आप नहीं जानते। कई बच्चे हमेशा कहते हैं कि बी से ए जाएगा, या कई बच्चे कहते हैं ए से बी, ऐसा हम पता ही नहीं सकते। चार्ज ट्रेवल करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, तो दोनों में से Q किसका ज़्यादा है? R तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले का ज़्यादा है, Q किसका ज़्यादा है? और K यानी मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है, मटेरियल तो हमने आपको बताया ही नहीं। तो दैट इज़ हाउ आपको ये बोलना है कि यार हमें नहीं पता कहाँ से कहाँ जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है, ये तो पक्का है कि चार्ज जो है वो कब तक ट्रेवल करेगा, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। यानी कि अगर मैं बात करूँ बिफोर कनेक्शन की, अगर मैं कनेक्शन से पहले की बात करूं, तो इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है, यानी फॉर A जो पोटेंशियल है वो V1 है, और अगर मैं फॉर B बात करूं तो जो पोटेंशियल है वो V2 है। कैपेसिटेंस जो है वो C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। चार्ज जो है वो Q1 है और इसका चार्ज जो है वो Q2 है। अब आफ्टर कनेक्शन के बाद, आफ्टर कनेक्शन के बाद आप बस मुझे इतना बताओ, क्या चार्ज बदलेगा? यस। पोटेंशियल बदलेगा? यस। लेकिन कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। आफ्टर कनेक्शन क्या ऐसा कहना ठीक है कि दोनों का जो भी पोटेंशियल होगा, जो भी नया वाला पोटेंशियल होगा वो बराबर हो जाएगा। दोनों का जो भी नया वाला पोटेंशियल होगा वो बराबर हो जाएगा, बिकॉज चार्ज कब तक ट्रेवल करता है? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इनमें से किसी एक का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किसी एक का पोटेंशियल ऑब्वियस बात है कम होगा, ये तो ऑब्वियस है। किसी एक का ज़्यादा होगा, किसी एक का कम होगा, लेकिन
जब हम इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे उसके बाद इनमें चार्ज कब तक ट्रेवल करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज ट्रेवल करना बंद कर देगा, चार्ज ट्रेवल यहां से करना बंद कर देगा। ओके, पोटेंशियल सेम हो गया। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हमें ये पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है? हाँ, तो यहां से V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q1 डैश बाय C1 और यहाँ से Q2 डैश बाय C2। मैंने C1 और C2 को पुराना ही रखा है क्योंकि आफ्टर कनेक्शन भी कैपेसिटेंस में कोई बदलाव नहीं आता, कैपेसिटेंस नहीं चेंज होगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 अपॉन में C2। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर आप समझने वाले हो तो समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर हमने दो अलग अलग चीजों को आपस में कनेक्ट किया जिनका कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो कनेक्शन के बाद वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। यानी बिफोर कनेक्शन के क्या हालात थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिफोर कनेक्शन से पहले के हालात क्या थे, किसका चार्ज क्या था, किसका वोल्टेज क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनेक्शन से पहले किसी का भी चार्ज क्या भी हो, किसी का भी वोल्टेज क्या भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं ये इररिस्पेक्टिव है कि आप पे चार्ज क्या है, ये इररिस्पेक्टिव है कि आप पे वोल्टेज क्या है। हाँ, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका कैपेसिटेंस क्या है। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा वो ज्यादा चार्ज स्टोर करने लग जाएगा। अब इससे कोई फर्क, मान लो इसका, मान लेते हैं अभी बी का कैपेसिटेंस ज्यादा है, मान लेते हैं। अब अगर बी पे कोई चार्ज भी नहीं था, 5 कूलम था, 1 कूलम था, 0 था, और उस पर 1 लाख कूलम भी क्यों नहीं हो, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा आफ्टर कनेक्शन। ये बात तो तय है, यह बात समझ लो आप कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। तो यहां पे आप चाहो तो एक लाइन भी लिख सकते हो आफ्टर डेरिवेशन, आफ्टर दिस प्रोसेस, हेंस body with larger capacitance will store more charge after connection। इर्रेस्पेक्टिव कि आप पे पहले कितना चार्ज था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इर्रेस्पेक्टिव टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, बात समझ में आती है, डन है। अब यही चीज हम लोग वेन डी ग्राफ जनरेटर में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है जी, जो कि अभी हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। ये जो आप सोच रहे होगे ना कहाँ काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके ऊपर काफ़ी सवाल बन सकते हैं। ये सवाल कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, कब बनेंगे, वो हम देखेंगे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही दो बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, याद कर लो, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा चार्ज भी स्टोर करेगा इररिस्पेक्टिव टू देयर इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। अब डाइलेक्ट्रिक्स और उनके पोलराइजेशन क्या होते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जनरली ऐसा होता है कि डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स होते हैं। अब देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक्स से पहले आपको एक फर्स्ट चैप्टर की बात याद करनी होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद है ना। उससे पहले अगर आप याद करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप याद करें, जिसको हम लोगों ने K से रिप्रेजेंट किया था, और वो था हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का रेशो, अगर आपको याद हो, जो कि हमारे पास रेशो आया था एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और मैंने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी हम पढ़ तो फर्स्ट चैप्टर में रहे, लेकिन इसका इस्तेमाल सेकंड चैप्टर में आएगा, तो वही एक्चुअली अब हो रहा है। डाइलेक्ट्रिक और उनकी पोलराइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं, आप ऐसा कह सकते हो इंसुलेटर्स होते हैं, जनरली इंसुलेटर्स होते हैं which can be polarized in presence
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस हैं जिनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये पोलराइज हो जाते हैं। जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो दे गेट पोलराइज्ड, ये पोलराइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे कि ग्लास हो गया, जैसे कि आप कह सकते हैं, शायद आपने नाम सुना माइका मिका जो भी कह लो इसको, क्वार्ट्स हो गया, ये सब इंसुलेटर्स हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बट अगर हम इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो दे गेट पोलराइज्ड। अब पोलराइजेशन कैसे होती है आप ये ज़रा समझें। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक यहाँ पे हमने कैपेसिटर जो है वो ले लिया, ये कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स है। अब इस कैपेसिटर पे हमारे पास चार्ज है, ऑब्वियसली बात है अगर ये चार्ज्ड कैपेसिटर है तो एक तरफ चार्ज नेगेटिव है और एक शीट पे चार्ज पॉजिटिव है। अब अगर मैं इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दूंगा, मान लो मैं इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल देता हूँ, ये मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया, ये मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर डाल दिया। तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने पे क्या होता है, जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। अब पोलराइज कैसे होते हैं आओ जरा इसको समझें, ठीक है ना। पोलराइज कैसे होते हैं ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इनको जरा समझते हैं एक बार। अब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पोलराइज कैसे होते हैं, तो अगर मेरे पास ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो कि इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पड़ा हुआ है, इसके आसपास अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज हो जाते हैं। आई होप पोलराइजेशन का मतलब पता हो, ऑपोजिट चार्जेस शिफ्ट हो जाना टूवर्ड्स द ऑपोजिट टर्मिनल और द वोल्टेज पॉइंट और द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जैसे आपको पता है पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का आ जाना, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का आ जाना। इसको हम लोग बोलेंगे कि भैया डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन हो गई। आप इसे पूरा भी भर सकते हो, अभी हमने इसको थोड़ा सा भरा है, आधा भरा है, जैसे मर्जी भरा है, आप इसे पूरा भी भर सकते हो, पूरा ही भरते हैं जनरली, ऑब्वियसली बात है। अभी हम देखेंगे ये भी कि जनरली हम इसको पूरा ही भरते हैं, लेकिन आप जितना ही भरा हो इसको, आपने इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर भर दिया। अब होगा क्या इससे क्या होगा अभी हम पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है। ये अभी हम मैथमेटिकली शो भी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है अभी हम बात करेंगे, लेकिन एडिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। अब इसको अगर हम वैसे समझें, ओरली समझें कि ऐसा कैसे हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ा देता है, इसके बारे में अगर हम एक बार बात करें कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से, मैं इधर लिख देता हूँ अगर ये कट रहा है तो, वैसे तो एक आध अल्फ़ाबेट ही था, सब्सटेंस इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। अब ऐसा कैसे होता है भाई, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे हो जाता है, इसको ओरली भी समझ सकते हैं। आप बताओ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस की पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही थी, ठीक है, अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड एक बन जाएगी, ये कैपेसिटेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ईसी कह लो, ईसी कह लो, लेकिन एक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी विच इज ई स्लैब मान लो, विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इन दिस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, मतलब नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट बट माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रही हैं, और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो आपको पता है पोटेंशियल कम हो जाएगा। और याद करेंगे एक कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करता है एक मैक्सिमम पोटेंशियल लिमिट तक। अब आपने इसका पोटेंशियल कम कर दिया तो आप इसको और चार्ज दे सकते हो, आप इसमें और चार्ज पैदा कर सकते हो, जिसकी वजह से
इसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस विल इंक्रीज अगर आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दोगे। तो ओरली बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो इसको भी हम मैथमेटिकली भी सॉल्व करने वाले हैं और मैथमेटिकली भी हम समझ जाएंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। डन है, चलो ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं, आ जाओ। तो ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस है d, चार्ज है पॉजिटिव और इस प्लेट पे चार्ज है नेगेटिव। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे रहे हैं जिसकी जो चौड़ाई है वो t है। मतलब हमने इसको पूरा नहीं भरा, t थिकनेस का हमने इसको भर दिया, है ना, जरूरी नहीं है ना पूरा ही भरें। और इस पे यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि ये पोलराइज हो जाएगा, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस कैसे बदल जाएगा, उससे पहले दोनों का हम अब नेट पोटेंशियल, जैसे एक पोटेंशियल तो कैपेसिटेंस बनाएगा, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर हम ऐसे देखें तो पहले क्या था, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, अब बीच में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ गया। तो देखा जाए तो ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि यहाँ पे हमारे पास अब दो बैटरीज हो गई हैं, दो सेल हो गए, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर आप ऐसा समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो एक प्रकार से यहाँ पे एक दो बैटरीज जो हैं वो दिख रही होंगी, दो सेल जो हैं वो दिख रहे होंगे। तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो दोनों का मिला के ऐड हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस कह रहा हूँ, सॉरी, पोटेंशियल, जो स्लैब का पोटेंशियल है वो कैपेसिटेंस के पोटेंशियल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के साथ माइनस, फिर प्लस के साथ माइनस जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ऐड कर रहे हैं विद साइन। यानी कि अगर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है तो मैं नेट पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों के पोटेंशियल को ऐड करूंगा। इसका मतलब पोटेंशियल मैं ऐड करूंगा कैपेसिटेंस का और पोटेंशियल मैं ऐड करूंगा स्लैब का। अब कैसे ऐड करूंगा, आप देखो भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस होता है। अब जो कैपेसिटेंस का डिस्टेंस बचा है वो पहले तो d था, अब वो d माइनस टी हो गया, बिकॉज t उसमें से स्लैब ने ले लिया है। तो अब वो आ जाएगा d माइनस टी, प्लस में जो स्लैब है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो t से ही मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज स्लैब सिर्फ t थिकनेस की प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस हिसाब से बात करें तो कैपेसिटेंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके अंदर तो अभी भी वैक्यूम ही है d माइनस टी वाले एरिया में। लेकिन जो स्लैब है उसका हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं ले सकते क्योंकि अब ये फ्री स्पेस नहीं, इतने एरिया में तो फ्री स्पेस है लेकिन नीले नीले में फ्री स्पेस नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे t तो मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ से मैं एक छोटा सा बदलाव कर रहा हूँ, वो क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्या k एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, यस। तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह k एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ ताकि मैं यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकूं, है ना। अब अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो यहाँ बच जाएगा d माइनस टी प्लस टी बाय के। ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों पोटेंशियल, ये मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाय के। ये मेरे पास नेट पोटेंशियल आ गया। अभी पोटेंशियल है, अभी कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है जी, हाँ। अब आते हैं आगे, क्या ये कहना ठीक है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो आंसर है हाँ। अब Q क्या होता है, Q क्या होगा, चार्ज कैसे निकालेंगे, आओ इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो क्या Q इज इक्वल टू सी वी होता है, आंसर इज यस। अब ये Q क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सिग्मा क्या होता है, कितना चार्ज आपने लिया हुआ है बाय ए। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं यहाँ से Q की जगह सिग्मा इंटू में ए रख देता हूँ
और v की जगह रख देता हूं ये पूरा तामझाम। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, जगह मिल जाएगी। हाँ, पहली बात तो q की जगह मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू में a, c तो c ही रहेगा हमारा, विद यहाँ पे विद स्लैब बात हो रही है अभी, और v जो है वो हमारे पास कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस t बाय k। अब इस हिसाब से हमारा सिग्मा से सिग्मा तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस हिसाब से अगर बात करें तो एप्सिलॉन नॉट a, यानी कि मैं एप्सिलॉन नॉट को ले गया इधर और बाकी सबको नीचे ले गया, विच इज़ d माइनस टी प्लस t बाय k इज इक्वल टू सी स्लैब वाला। तो अल्टीमेटली कैपेसिटेंस स्लैब के साथ जो आ गया है वो आ गया है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस टी प्लस t बाय k। दिस इज द फॉर्मूला विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ फॉर्मूला देख के बच्चा कहता है कि सर हम समझ तो नहीं पा रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे कैपेसिटेंस बढ़ कैसे गया। समझदार वे समझ सकता है k की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो आप उसमें से t तो माइनस कर रहे हो, लेकिन ऐड उसमें आप t से छोटा कर रहे हो क्योंकि t डिवाइड बाय k है। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर जो है वो कम हो रहा है। अब अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में सब t माइनस कर रहे हो, लेकिन ऐड आप सिर्फ क्या कर रहे हो उसके अंदर, t प्लस के और t बाय के, जो कि छोटा नंबर है t से। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर कम हो रहा है और डिनोमिनेटर कम होने की वजह से कैपेसिटेंस जो है बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम क्या करें, अगर मैं इस कैपेसिटेंस को पूरा भर देता, मान लो इफ, ये तो फॉर्मूला हो गया, एग्जाम में डेरिवेशन है यहाँ पे करना है, लेकिन इफ कैपेसिटर is filled completely with dielectric, अगर हम कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक के साथ पूरा भर दें तो जो ये D है और ये जो T है ये आपस में बराबर हो जाएंगे, जो D है और जो T है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इस सिचुएशन में मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d माइनस d प्लस d बाय k, क्योंकि d और t तो बराबर हो गए हैं, तो d से d कैंसिल हो गया। आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d बाय k ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा k, इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाय d, क्या आ जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट a बाय d। अब ये जो है हमारा पुराना वाला कैपेसिटेंस है, तो नया वाला कैपेसिटेंस इज k टाइम्स पुराने वाले कैपेसिटेंस के, एंड अगेन k की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो आंसर साफ दिख रहा है कि बड़ा आएगा। मतलब कि जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है, आप चाहे उसे पूरा भरो चाहे आधा भरो चाहे कुछ भरो, कुछ हिस्सा भरोगे तो ही बढ़ रहा है। अगर आप देखें डिनोमिनेटर कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, नहीं तो अगर हम पूरा उसको कंप्लीटली फिल कर देंगे तो भी वो k टाइम्स ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा, ठीक। और k की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो जो कैपेसिटेंस स्लैब के साथ है वो हमेशा कैपेसिटेंस से बड़ा होगा। रीज़न बीइंग क्योंकि जो k होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है जी, डन है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग चैप्टर हमारा देखा जाए तो ख़त्म होता है। छोटा सा 1 या 2 टॉपिक रहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है कोरोना डिस्चार्ज और एक है हमारे पास वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि आपस में देखा जाए तो कनेक्टेड है, कोरोना डिस्चार्ज और वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब ये क्या है आप समझें। पहली बात तो अगर हम कोरोना डिस्चार्ज को, जिसको कोरोनल डिस्चार्ज भी कहते हैं, इसको अगर हम लोग समझें तो कोरोनल डिस्चार्ज होता क्या है आओ ज़रा समझें। तो when charge is present on highly pointed edges of a body, then due to increase in potential
चार्ज गेट डिस्चार्ज्ड इन सराउंडिंग। अब इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं कि अगर आपने एक चार्ज को एक बहुत पॉइंटेड एजेस पे क्रिएट किया, मान लो आपने यहाँ से एक पॉजिटिव बैटरी का लगा के, नेगेटिव भी कहीं कनेक्टेड है, और इस कॉम्ब पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया बहुत ज़्यादा, तो जो जो इसके पॉइंटेड एजेस हैं, जहाँ जहाँ इसके पॉइंटेड एज हैं, वहाँ वहाँ पॉइंटेड एजेस पे क्या होगा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोचो क्यों बढ़ जाएगा? पोटेंशियल इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि कम जगह पे जब चार्ज आता है KQ/R, जब बॉडी के कम साइज पे चार्ज ज़्यादा आता है तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब यानी इस वाले हिस्से पे जो चार्ज आएगा, इस वाले हिस्से पे जो चार्ज आएगा वो कम पोटेंशियल जनरेट कर पाएगा बिकॉज साइज ज़्यादा है, लेकिन पॉइंटेड एजेस पे साइज कम होने की वजह से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल बढ़ने की वजह से आपको पता है आसपास की हवा को आप आयनाइज कर सकते हो, और ये चार्ज हवा में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, हवा को आयनाइज करके हवा में डिस्चार्ज हो जाएगा ग्रेजुअली। तो इसे हम लोग कोरोना डिस्चार्ज या कोरोनल डिस्चार्जिंग कहते हैं। अब ये कब होता है? जब चार्ज बहुत पॉइंटेड एजेस पे होता है। अगर मैं कोई बहुत बड़े स्फीयर पे चार्ज दूंगा तो ये करना मतलब उसको कोरोना डिस्चार्ज नहीं कहेंगे, उसके लिए हमें वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा पहले, क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा उसको, क्योंकि बड़ी बॉडी पे कैपेसिटेंस, बड़ी बॉडी पे चार्ज स्टोर करने पे पोटेंशियल उतनी इजीली इंक्रीज नहीं होता है। तो इस कारण से अगर मैं इसके ऊपर चार्ज दूंगा तो पॉइंटेड एजेस के ऊपर कैपेसिटेंस बहुत जल्दी बढ़ता है। कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से, और कैपेसिटेंस बढ़ता है कह रहा हूँ, सॉरी अगेन, वोल्टेज बढ़ता है, और वोल्टेज बढ़ने की वजह से आसपास की हवा आयनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। और इसी के ऊपर बेस्ड हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास एक बेस होता है इंसुलेटिंग, और इस इंसुलेटिंग बेस पे हमारे पास, इस इंसुलेटिंग बेस पे हमारे पास यहाँ पे एक इंसुलेटिंग स्टैंड, और आप कह सकते हैं ये हमारे पास एक स्फेयर होता है मेटल का, जिसके ऊपर हम एल्यूमिनियम फॉयल से बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पुली मोटर कह लो, और यहाँ पे हमारे पास एक पुली मोटर कह लो, और इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से रबर की इंसुलेटिंग बेल्ट जो है वो चल रही होती है। वेन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या? ये एक जनरेटर है जो कि हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के काम आता है यूजिंग लो पोटेंशियल सोर्सेस। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉम्ब लगा दूंगा, और इस कॉम्ब को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से इस कॉम्ब पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कोरोना डिस्चार्ज की मदद से ये आसपास की हवा को आयनाइज कर देगा। वेन डी ग्राफ जी ने इसको ऐसा बनाया था। आज की डेट में पहली बात तो इस्तेमाल ही नहीं होता, खिलौना है बस, और अगर ये बनाना भी है तो ऐसे नहीं बनाते, सीधा जो मेटल एल्यूमिनियम फॉयल की स्ट्रिप वगैरह सीधा इस बेल्ट पे ऐसे रगड़ती भी जाती है, उससे फ्रिक्शन तो पैदा होती है, लाइफ तो कम होती है, लेकिन मॉडल ऐसे ही बनते हैं। मॉडल कौन सा हमें जीवन भर चलाने होते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक चलने वाला वेन डी ग्राफ जनरेटर कनेक्टेड नहीं होता था, वो काम करता था कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर हम हाई पोटेंशियल क्रिएट करते थे। और क्यों हाई पोटेंशियल क्रिएट क्यों होता था? क्योंकि इन एजेस के ऊपर चार्ज आने की वजह से पोटेंशियल बढ़ जाता था, जिसकी वजह से आसपास की हवा आयनाइज होना शुरू हो जाती थी। तो इस बेल्ट पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कैसे? ये चार्ज हवा में आयनाइज कर देगा, लेकिन ये बेल्ट तो घूम रही है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे बेल्ट पे आने लग जाएगा। ये बेल्ट घूम रही है तो ये चार्ज धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने एक और बेल्ट एक और कॉम्ब लगा रखी होती है, इसको हम स्प्रेइंग कॉम्ब कह देते हैं, क्योंकि ये चार्ज को स्प्रे करती है, और इस वाले कॉम्ब को हम कलेक्टिंग कॉम्ब कह देते हैं, क्योंकि ये चार्ज को कलेक्ट करती है। कलेक्ट कैसे करती है भाई? अगेन, जब हम किसी पॉइंटेड एज पे चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो जब चार्ज नहीं होगा तो उसका आसपास के मुकाबले पोटेंशियल कम भी हो जाएगा, तो सारा चार्ज छलांग मार के यहाँ पहुँच जाएगा। अगेन रीजन इज कोरोना डिस्चार्ज, और ये सारा चार्ज इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू होता होता धीरे 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 इस पूरे स्फेयर पे आने लग जाएगा, और धीरे धीरे इस स्फेयर पे आप चार्ज लाते रहोगे, पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे, चार्ज लाते रहोगे, पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे, चार्ज लाते रहोगे, पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे।
तो इस तरीके से काम करता था। फिर उस चार्ज का आप इस्तेमाल कर सकते हो, पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लाज्मा बना सकते हो, स्टैटिक चार्ज क्रिएट, वो सब बेकार। लेकिन अब मैं कहता हूँ खिलौने के रूप में इस्तेमाल होता है। आपने मिस्टर बीन देखा होगा जिसमें वो ऐसे हाथ रख देता है, उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज इकट्ठा हो जाता है। आज की डेट में अगर इसको स्कूल के मॉडल में बनाना हो, वैसे तो मत बनाना, बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हर कोई बनाता है, कुछ बनाओगे तो अलग से बनाना। लेकिन अगर फिर भी आप ये बना के लेके जाते हो तो आपने अगर बनाया है या बनाओगे कहीं यूट्यूब वगैरह से देख के, तो आप देखोगे कि अब कोरोना डिस्चार्ज पे थोड़ी ना काम करेगा, क्योंकि मॉडल बनाने के लिए हमें से 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलाना है, दैट्स इट। और इस केस में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे नेगेटिव को तो हमने अर्थ कर दिया, पॉजिटिव वाला जो है जिस कॉम से कनेक्टेड है वो एक्चुअली कॉम नहीं होती है, वो एल्यूमिनियम फॉयल या ब्रश लगा देते हैं कार्बन के, और वो रगड़ते हैं इस बेल्ट पे, और बेल्ट पे रगड़ के सीधा कंडक्शन से ही चार्ज यहाँ पे दे देते हैं। फिर वो चार्ज बेल्ट ऊपर लेके जाते हैं, फिर वो वापस से कनेक्टेड होता है। बट इससे लाइफ, क्योंकि आप देखो आप 1 दिन 2 दिन चलाओगे, इससे क्या होगा, वो घिसेगा, ख़राब हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वो कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि वो घिसेगा, तो वो लाइफ जो है वो बस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, ओके ना। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब आपको अगेन फर्स्ट चैप्टर की तरह इस चैप्टर के भी सारे क्या करने हैं, फॉर्मूले, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी फॉर्मूले आए, फर्स्ट चैप्टर से थोड़े ज़्यादा फॉर्मूले आए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक अलग टॉपिक था, कैपेसिटेंस एक अलग टॉपिक था, तो फॉर्मूले ज़्यादा आए। आपको सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, और हम अगले लेक्चर में नए चैप्टर पर आएंगे। जब तीनों चैप्टर हो जाएंगे, आप कहो तो सिलेबस को रोक के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, आप कहो नहीं फोर्थ कराना तो फोर्थ करा देंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है जी, ओके, डन, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।